हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे आज ये भी डिस्कस करूँगा कि आपके पास बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं सेम कोर्सेज के, और इसके अलावा आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। लाइक दे आर मेकिंग सम सैम्पल पेपर एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस, बट एक्चुअली आई वांट टू से दैट कि यदि आप एक कंसेप्ट जान लेते हैं तो उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वन कंसेप्ट इज़ बेटर देन सॉल्विंग 1000 क्वेश्चंस। सो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन रट करके आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेफिनेटली जो है मतलब करें, आप सैम्पल पेपर भी करें, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास कंसेप्ट जो क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर मतलब जैसे कि मान लो कि मैथमेटिक्स क्या है, आपको मैं एग्जाम्पल देता हुए समझाता हूँ। आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं कनेक्टेड, तो एक साथ वो जो फंक्शन स्टार्ट करता है तभी कंप्यूटर वो बनता है ना। तो मैथमेटिक्स उसी तरीके का है। मैथमेटिक्स में जब तक आप सर्कल नहीं पढ़ोगे, जब तक आप ट्राइंगल्स नहीं पढ़ोगे, जब तक लाइन्स एंड एंगल्स नहीं पढ़ोगे, तब तक आप ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये सब को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि दे आर ऑल इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो एक पूरा एक सेट मिल करके, लाइक आप अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो, पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, स्टैटिक सॉल्व कर रहे हो, तो ये सभी कंबाइन करके एक साथ मैथमेटिक्स को फॉर्म करता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं कि आपको एक टॉपिक पढ़ लो डेट्स ओके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर में मान लो कि मदरबोर्ड है, आप सिर्फ उसमें मोबाइल डिवाइस लगा दोगे तो क्या वो फंक्शन करना शुरू कर देगा? नहीं करेगा ना। तो आपको सारे के सारे डिवाइसेस एक साथ इंटरकनेक्टेड, प्रॉपर्ली इंटरकनेक्टेड रहेंगे, तभी वो आपका सीपीयू काम करेगा। सिमिलरली मैथमेटिक्स भी वैसा ही है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। यदि आपके पास सारे कुछ है, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि जैसे मान लो कोई कंप्यूटर है, ठीक है, मान लो कि मैथमेटिक्स है, मैं इसको एज ए सपोज सीपीयू लेके चल रहा हूँ, किसी कंप्यूटर का सीपीयू है, तो इसमें आपको क्या आना चाहिए? आपको पॉलिनोमियल आना चाहिए, आपको ज्योमेट्री आना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, है ना, आपको स्टैटिक्स आना चाहिए, इसके अलावा आपको जो भी अलजेब्रा का पार्ट होता है, ठीक है, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइक सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो पॉलिनोमियल के अंदर आता है, वो सब आपको आना चाहिए। लाइन्स एंड एंगल्स आना चाहिए, है ना, लाइन्स एंड एंगल्स आना चाहिए। तो ये सारा कुछ एक साथ कंबाइन होकर के मैंने कुछ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया है, मतलब कुछ ही यूज किया है। बहुत सारे मैथमेटिक्स के पार्ट है, लाइक इसमें कैलकुलस आएगा, ठीक है, कैलकुलस में इंटीग्रेशन लिखते हैं जो आप आगे पढ़ोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया है फिलहाल। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स है। यदि आप इस सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट आपके पास नहीं है, तो आप क्या है कि मतलब क्वेश्चन में जाओगे, एग्जाम में जाओगे, बट वो क्वेश्चन जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको मैं एग्जाम्पल तरह बताता हूँ कि महाभारत में आपने कौरव और पांडव का एक युद्ध देखा होगा। तो उसमें पांडव क्या है, 5 थे, बट कौरव 100 थे, बट जीता कौन? पांडव। तो आपको जो है पांडव बनना है, नॉट की मतलब कौरव। आपको कुछ ही चीज़ पढ़ना है, मतलब कुछ ही चीज़ इन द सेंस कि मतलब आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है ना, यदि उसका कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो है मतलब गलत एडवर्टीजमेंट में मत जाओ कि मतलब हमारा अभी 35 आ रहा है, तो मतलब 1 महीने के अंदर आप 90+ ले आओगे। वैसा वो सब फॉल्ट जो आपका कमिटमेंट है, वो सब चीज़ पे आप मत जाओ। ठीक है, आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है, एनसीईआरटी का बुक है, उसका क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको तो 80+ वैसे भी आ जाएगा। सिर्फ आपको 20+ भी मेहनत करना है। 20+ मेहनत कुछ नहीं करना है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे।
ठीक है। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। जैसा पहले ही बोला था कि वन कंसेप्ट इज बेटर देन सॉल्विंग 1000 क्वेश्चन। तो वन कंसेप्ट को आप क्लियर करो, ठीक है। आप यदि लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हो तो लाइन्स एंड एंगल्स जो आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। लाइन्स एंड एंगल्स मतलब ये सभी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। आप देखो जैसे कि लाइन्स एंड एंगल्स, यदि आप मान लो कि कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें एंगल्स होता है, कुछ लाइन्स जो इंटरसेक्ट करता है तो एक एंगल बनता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यदि लाइन्स पता है, एंगल्स पता है, तो हम ट्राइंगल पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। ट्राइंगल यदि पढ़ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इस तरीके का ट्राइंगल होता है, थीटा होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट कहाँ से आएगा, लाइन से एंगल से आएगा, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का कंसेप्ट समझ पाओगे, है कि नहीं। उसी तरीके से यदि आप पॉलिनोमियल आपको पता है तो इसमें कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह रहेंगे, लाइक साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है। कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको सिंप्लीफाई करके एक पार्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना होगा। तो आप समझ लो, देख लो, ये सभी चीज़ क्या है, दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ जो है, मतलब मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप जो है गलत चीज़ों पर बिल्कुल मत जाए, आप सिर्फ अपने कंसेप्ट पर ध्यान दें। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि यदि आप NCERT का बुक बराबर से पढ़ लोगे, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपका 80% मार्क्स तो ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। सो मैं प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ सेशन को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब एक तरीका क्या हुआ, पॉसिबिलिटीज। लाइक आप होता है ना कि मान लो कि आप 2 फ्रेंड हो, ठीक है। 2 फ्रेंड में मान लो कि एक शर्त लगता है कि भाई आज मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने तो मैं 6 मारूंगा। दूसरा फ्रेंड में बोलता है कि मैं 3 6 मारूंगा। तो अब ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि श्योरिटी तो है नहीं। मान लो कि जिस बंदे ने बोला कि मैं 3 6 मारूंगा और 0 पे भी आउट हो सकता है, ठीक है। तो यदि 0 पे आउट हुआ तो 0 प्रोबेबिलिटी हुआ। यदि 3 पे आउट हुआ, 3 6 बना करके आउट हुआ, मतलब उसने 3 6 मार दिया, ठीक है। 3 6 से तो उसने मार दिया तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 के बीच में लाइज करता है, ठीक है। तो मैं इसको जो है स्टार्ट करता हूँ विथ ए बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन का मतलब है कि कोई सिक्का आपका होता है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है ना कि मतलब वो हमेशा हेड ही आएगा, हमेशा टेल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड इन द सेंस कि आप जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो टीचर जो है किसी के साथ मतलब बायस्ड नहीं रहता है, वो सभी के साथ अनबायस्ड रहता है। मतलब जो भी स्टूडेंट है आपका सभी को इक्वली रिस्पेक्ट करता है ना। जैसे कि आप अपने फ्रेंड के बीच में रहते हो तो ऐसा नहीं कि कोई फ्रेंड जो है बहुत अच्छा है तो उसके साथ थोड़ा सा बायस्ड हो सकते हो, है कि नहीं। बट जो स्टूडेंट जो भी आपका फ्रेंड है जो आपके साथ अच्छे से नहीं रहता है, आप उसके साथ बायस्ड रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइन का बात हो रहा है, मतलब बायस्ड अनबायस्ड। बायस्ड मतलब क्या हुआ कि मतलब अनफेयर है वो, ठीक है। मतलब कोई एक ऐसा सिक्का बना दिया गया जैसे कि शोले मूवी में आपने देखा था कि 2 साइड टेल है, उस तरह का चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड टेल होगा, एक साइड हेड होगा, ठीक है। और ये अनबायस्ड होगा। यदि आप कॉइन कर को उछालोगे तो कोई नहीं जानता है कि ये हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है वो हम निकालेंगे, ठीक है। कोई मान लो कॉइन है तो उसका हेड होगा और एक टेल होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड क्या हो जाएगा, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स होगा वो तो 2 रहेगा। आ रही बात समझ में। लेकिन यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि या तो 1 आएगा या तो टेल आएगा। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इज आल्सो 1, है ना। मतलब जो नंबर ऑफ इवेंट जो रोल आउटकम है वो भी 1 ही होगा, ये भी 1 होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारा बनेगा गेटिंग ए हेड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इज आल्सो 1/2, ठीक है। तो ये हमारा जो है सिंगल कॉइन जो हमने उछाला था उसका प्रोबेबिलिटी हुआ, ठीक है। आपने देखा कि यदि हम हेड और टेल कोई भी सिक्का को उछालेंगे तो या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मतलब जो
इवेंट जो आना है, जो हमारा हेड आएगा, हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, तो वो एक ही होगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, इसलिए मैंने 1 1 लिखा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू आउटकम। मैं इसको दूसरी जगह लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं लिखती। probability of getting event E is equal to number of outcome number of outcome favorable to E divided by total number of outcomes। ठीक है, यहाँ पे कोई इवेंट मैंने लिया, मतलब कोई इवेंट जो हमारा फेवरेबल होगा, लाइक जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर बताया कि फेवरेबल इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड मतलब 1 होगा। इन दैट केस यहाँ पे 1 रखेंगे और नीचे नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 2 है, तो 2 रखेंगे। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे इसको सिंपल कर देते हैं। नंबर ऑफ इवेंट ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इवेंट एस। एस मतलब टोटल सैंपल आपका हो गया, टोटल सैंपल मतलब जो टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक है, और नंबर ऑफ ई मतलब जो हमारा फेवरेबल इवेंट है उसका नंबर्स कितने हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूँ, जैसे कि सपोज 2 कॉइन्स हमने उछाला, 2 कॉइन हमने उछाला, एक में हेड होगा। ठीक है, ठीक है, ये 1 कॉइन हुआ, ये 2 कॉइन हुआ। फर्स्ट कॉइन और ये सेकंड कॉइन। ठीक है, इसमें टेल होगा, इसमें हेड होगा, इसमें भी एक टेल होगा, इसमें भी एक हेड होगा। ठीक है, तो अभी आप देखो कि यदि आप उछालोगे इसको तो इसमें टेल आया, इसमें भी टेल आएगा। सपोज मैं पॉसिबिलिटीज ले रहा हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, ये दोनों कॉइन को हमने एक साथ उछाला तो इसमें भी टेल आएगा, इसमें भी टेल आएगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी इसी को टेल ही रखो बट इसमें हेड आ सकता है। ठीक है, तीसरा प्रोबेबिलिटी इसमें हेड आएगा, इसमें टेल आ सकता है। चौथा पॉसिबिलिटी इसमें हेड आया, इसमें भी हेड आएगा, है ना। तो देखो कितने टोटल 4 आउटकम हुए, तो नंबर ऑफ सैंपल हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, यानी 4 हो गए। ठीक है, इस चीज को मुझे ध्यान में रखना है। अब आपको क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछेगा क्या है कि बोथ कॉइन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन बोथ द कॉइन्स, मतलब दोनों कॉइन्स में टेल फाइंड मतलब आने का पॉसिबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब ये बात। ठीक है, तो टेल एक ही ऑप्शन आप देख रहे हो ना, एक ही बार आ रहा है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन बोथ द पॉइंट्स इज इक्वल टू ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें टेल आ रहा है, दोनों में टेल आ रहा है। ठीक है, तो 1/4 हो गया। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन वन कॉइन एंड हेड इन अनदर कॉइन। ठीक है, अब ये नहीं बोल रहा है अब यहाँ पे कौन सा पहले है कौन सा बाद में गई, तो मतलब नहीं है मुझे, तो जिसमें टेल और हेड टेल दोनों आए, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ सैंपल आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, रेशियो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें क्या आ जाएगा 2/4, इसमें क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में जैसे दोनों पॉइंट में टेल्स पूछा था,
दोनों पॉइंट्स में यदि हेड पूछेगा तो सिमिलरली 1/4 है, क्योंकि ऐसा इवेंट 1 ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये बात। तो कंसेप्ट बस यही है कि आपको इसमें से जो टोटल जो नंबर ऑफ इवेंट्स है, जो फेवरेबल इवेंट्स है, वो काउंट करना है। ठीक है, अभी एक डाइस जो होता है इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन यहीं से आपको आना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा और भी चीज। ठीक है, एग्जाम्पल कर रहा है कि एक बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। ठीक है, ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल। रेड बॉल कितने दिए हुए हैं? 1। ब्लू बॉल कितने दिए हुए हैं? ये भी 1 दिया हुआ है। येलो बॉल कितने दिए हुए हैं? ये भी 1 दिए हुआ है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम चॉइस। ठीक है, कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। मतलब यदि मान लो कि एक बैग में 3 बॉल रखा हुआ है, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, आप यदि कोई बॉल निकालोगे तो कोई भी हो सकता है, या तो रेड होगा, या तो ब्लू होगा, या तो येलो होगा, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल? ठीक है, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। तो आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होगा वो क्या होगा? 3 होगा। या तो रेड आएगा, या तो ब्लू आएगा, या तो येलो आएगा। तो अभी क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल? तो रेड बॉल तो 1 ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड is equal to 1/3. Similarly, probability of getting a blue is equal to also 1/3, and probability of getting a yellow is also 1/3, क्योंकि आपने तो सभी में एक ही आना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बनाते इस तरह क्वेश्चन दिया है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, हाँ, दूसरा एक चीज इसका आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देखोगे कि किसी एक क्वेश्चन में मान लो कितनी भी, मतलब उसमें पहले आपको समझा देता हूँ। अभी हमने देखा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड था प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू, यदि हम निकालेंगे इसका भी 1/3 था, इसका भी 1/3 था, प्लस इसका भी 1/3 था, इसका टू क्या हो जाएगा? 3/3 इसका टू 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो टोटल जो भी इवेंट्स उसमें निकलेंगे प्रोबेबिलिटी में, तो उस टोटल का सम क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इसका तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको फर्दर इसको प्रूफ में बताऊंगा। ठीक है, अब ये फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगी किसी एक इवेंट की, ठीक है, तो उसमें जो भी पॉसिबिलिटी हम निकालेंगे वो सारे पॉसिबिलिटी का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो द सम ऑफ, इसका मतलब है कि द सम ऑफ, ये आगे प्रूफ कर दूंगा मैं। ठीक है, आप टेंशन मत लो। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज probabilities of all the
events of an experiment is 1। ठीक है, आपको याद रखना है, या आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो अभी एक क्वेश्चन हमने दिखाया कि जहाँ पे येलो बॉल था, रेड बॉल था और कौन सा ब्लू बॉल था, ये तीनों का हमने प्रोबेबिलिटी सम किया। ठीक है, तो जो भी ऑल आउटकम्स थे, ठीक है, ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो जो भी इवेंट्स था लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड, ये तीनों को हमने सम किया तो क्या है हमारा 1 के बराबर आया। ठीक है, तो ये हमेशा से रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, कोई डाइस होता है, ठीक है, डाइस, ठीक है, जो पासा आपने देखा होगा, जो आप लूडो खेलते थे तो उसमें जो पासा था उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6। इसी 6 आउटकम में से कोई एक आउटकम आता है। जैसे कि आप पासा को फेंकते हो, ठीक है, सपोज आपने मतलब घुमाया और फेंका, तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ये टोटल यही 6 पॉसिबिलिटी जो उसमें आएगा। तो नंबर ऑफ जो हमारा टोटल आउटकम्स होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको ये ले लेना है। अभी इसका क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 4। देखो क्वेश्चन में देखो किस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यदि रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 को भी इंक्लूड करना है, बट ओनली ग्रेटर देन लिखा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान में रखना ये बात, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मान लो कि कोई नंबर x है या कोई नंबर n है, ठीक है, इन दैट केस n एक्सक्लूडेड रहेगा। एक्सक्लूडेड मतलब वो सम्मिलित नहीं रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एंड जो है इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में, ग्रेटर देन एन रहेगा तो एन एक्सक्लूडेड रहेगा, बट ग्रेटर देन एन इक्वल एन रहेगा मतलब एन इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, याद रखना। और ये लेस देन के लिए रहेगा तो सेम अप्लाई होगा, ये लेस देन एन है तो एन जो एक्सक्लूडेड रहेगा उससे नीचे का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे। यदि लेस देन और इक्वल टू एन है तो एन वहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ग्रेटर देन एन इक्वल यदि रहेगा तो इस तरीके से इंक्लूड हो जाएगा, बट ओनली ग्रेटर देन एन रहेगा तो एन एक्सक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी क्वेश्चन मुझे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है मतलब 4 क्या एक्सक्लूडेड है, दिस नंबर इज एक्सक्लूडेड है। तो हमारा सीट कितना बचा, ग्रेटर देन 5 और 6 बचा ना। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही नंबर ऐसा आने वाला है, 2/6 = 1/3। आई बात समझ में। अभी इसी भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, कि ये पहला क्वेश्चन था। अब ध्यान रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन एंड इक्वल टू 4, जैसा मैंने जस्ट बताया कि लेस देन एंड इक्वल आएगा तो यहाँ पे 4 जो क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा, नॉट एक्सक्लूडेड। आई बात समझ में।
लेस देन एंड इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, मतलब ये 4 भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ इवेंट जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन में एंड ई क्या था हमारे पास, 2 था। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंक्लूडेड है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 इवेंट्स हुए, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी यदि हम निकालेंगे तो क्या हो गया 4/6, तो क्या होगा 2/3। अरे बात समझ में, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस हमने क्या किया कि क्वेश्चन में जैसा बोला उसके अनुसार हमने इसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 4 बोल रहा है, ठीक है। तो एक सेम एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट तो सेम है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो सेम है। सेम एक्सपेरिमेंट में हमने क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, और सेम क्वेश्चन में, सेम एक्सपेरिमेंट में हमने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 4, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 भी इंक्लूडेड हो गया, तो ये हमारा टोटल 4 हो गया। तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 2/3 हो गया। तो अभी आप देख रहे हो, ध्यान रखना कि ये जो प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर देन 4 आने का, ठीक है, ये 1/3 आया, बट लेस देन इक्वल टू 4 जो भी आ रहा है, मतलब इसको छोड़ दिया है तो इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो इस 4 के लिए बनेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गेटिंग ए नंबर लेस देन 4। तो यहाँ पे आपका निकला क्या 2/3। तो अभी आप देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो पहला वाला है, ठीक है, ये जो हमारा PE आ रहा है 2/3 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, PE बार लिख सकते हैं, PE नहीं लिख करके यहाँ पे PE बार लिख सकते हैं। PE बार का मतलब क्या हुआ कि ये तो है, उसके अलावा जो अदर इवेंट्स रहेंगे उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। एक तो प्रोबेबिलिटी है कि मतलब ग्रेटर देन 4 है, तो नॉट ग्रेटर देन 4 मतलब ई बार का मतलब क्या हुआ कि ई बार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इवेंट व्हेन नंबर इज less than and equal to 4, ठीक है। इवा का मतलब कि इवेंट में नंबर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, मतलब नॉट ग्रेटर देन 4। इसका मतलब ये होना है नॉट ग्रेटर देन 4, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉट ग्रेटर देन 4। आई बात समझ में ना। तो पहले हमने क्या लिखा कि ग्रेटर देन 4 मतलब 2 था, बट यहाँ पे ई बार लिखने का मतलब क्या हुआ कि नॉट ग्रेटर देन 4, ठीक है। मैं आपको बस समझाने के लिए आता है कि इवेंट यहाँ पे ई लिखा था, अब यहाँ पे ई बार लिखने के पीछे रीजन है, आप समझो इस चीज को, ठीक है। इवेंट में नंबर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, ये हमारा क्या बोल सकते हैं कि नॉट श्योर इवेंट हो गया, ठीक है। तो नॉट ग्रेटर देन 4 यहाँ पे आ गया हमारा, देख रहे हो आप, ग्रेटर देन 4 ये दो इवेंट हुआ, नॉट ग्रेटर देन 4 मतलब ये टोटल 4 इवेंट हुए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि P प्लस PE बार इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप देखो यहाँ से ध्यान दो, ये PE बार मतलब हुआ ना कि नॉट ग्रेटर देन 4 हम यहाँ पे ले रहे हैं, नॉट ग्रेटर देन 4, ये हमने क्या लिया ग्रेटर देन 4, ठीक है, ग्रेटर देन 4, बट दिस इज क्या नॉट ग्रेटर देन 4, यही इसका मतलब यही हुआ ना, लेस देन एंड इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया नॉट ग्रेटर देन 4। समझ में आ रही बात को, आप वर्डिंग को पकड़ो बराबर से। एक कह रहा है कि ग्रेटर देन 4, दूसरा कह रहा है कि लेस देन एंड इक्वल टू 4, बट लेस देन एंड इक्वल टू 4 को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि नॉट ग्रेटर देन 4, ऐसा भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या हो गया नॉट इवेंट हुआ, तो एक इवेंट हुआ फिर नॉट इवेंट, दोनों का सम क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, यदि आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 1। तो पहले भी आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि जो भी किसी पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो भी हमारा आउटकम आएगा, ठीक है, तो उन सभी का सम क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो सिमिलरली यहाँ भी आपने देखा कि जो इस एक इवेंट है और एक नॉट श्योर इवेंट है, दोनों का सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है।
तो कोई भी एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स होंगे, ठीक है, सिंगल एक्सपेरिमेंट में, तो उसका सम हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, ठीक है, इसमें एक पहला होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दूसरा होगा श्योर इवेंट, तीसरा होगा इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हुआ, जैसे कि कोई ई है, ठीक है, और नॉट ई है, नॉट ई को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई बार से। आएगा सर में, तो इसके पहले जो एग्जांपल मैंने दिया आपको, उसमें यदि इवेंट ई है तो उसका नॉट ई मतलब ई बार, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अभी हमने देखा कि P प्लस P बार, इसका तो क्या होता है, 1 हो रहा था, यही था ना। अभी हमारा ये रिजल्ट आया था P प्लस P बार, ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि दोनों ऐड होकर के 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो इवेंट ई और नॉट इवेंट ई मतलब क्या हुआ, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। ठीक है, उसके बाद श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या है कि 100% आएगा, 100% आएगा इन द सेंस क्या होगा, ठीक है, कोई किसी भी डाइस को, जैसे कि कोई पासा है, 1 2 3 4 5 6, यदि आप इसको टॉस करते हो, यदि आप इसको मतलब लूडो खेलते समय चलते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक आएगा। बट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब क्या हुआ, 7 से जो है छोटा होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं बोल रहा है, लेस देन 7 और ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 7 नहीं बोल रहा है, सिर्फ लेस देन 7 बोल रहा है, मतलब 7 यहाँ पे क्या एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएंगे। तो जो हमारा नंबर ऑफ जो इवेंट होगा प्रॉब्लम में वो भी 6 होगा, और जो हमारा टोटल आउटकम होगा वो भी 6 होगा। इसका मतलब क्या, 1 हो गया। आई बात समझ में, क्योंकि लेस देन 7 है तो इसमें तो 6 के 6 आ सकते हैं ना, 6 का 6 पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम होगा टोटल 6 हो गया, तो 6 को डिवाइडेड करेंगे 6 से तो 1 ही आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ये याद में रखना है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हुआ कि ये डेफिनेटली नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि सेम जो डाइस का क्वेश्चन है, पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 में कभी 8 आएगा या 9 आएगा, कभी 10 आएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गिवन क्या 0 डिवाइड बाई 6 0 होगा। आई बात समझ में, बहुत सिंपल, इसमें समझने का कुछ नहीं है। यदि जो भी इवेंट आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन में, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, क्या आउटकम आ सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी मुझसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 नंबर 8 बाई थ्रोइंग ए डाई।
ठीक है। यदि किसी डाइस को आप फेंकते हो, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट तो जीरो है ना, क्योंकि ऐसा आएगा ही नहीं कि इसमें से 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई आना है, 8 तो आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो जो रोल आउटकम हमेशा जीरो होगा, तो 0/6 इसका टू 0, ठीक है। तो ये इस केस में इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये 0 होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकला कि जो भी इवेंट है ये लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट ई है, ये हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। आई बात समझ में? या तो श्योर इवेंट होगा या तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट में जो 0 होगा, श्योर इवेंट में 1 होगा, तो मैक्स टू मैक्स 1 जा सकते हैं और कम से कम 0 तक जा सकते हैं। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, इसको तुम ध्यान से रखना याद में, ठीक है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि मल्टीपल क्वेश्चन एक ही प्रोबेबिलिटी में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ऐड करके देखना है कि वो 1 के बराबर आ रहा है या 1 से लेस आ रहा है, क्योंकि 1 से ऊपर यदि जा रहा है तो आपका सोल्यूशन गलत है फिर, ठीक है। यदि कोई सिंगल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक सपोज कि एक 3 बॉल है, 3 रेड बॉल है, 4 येलो बॉल है और 5 जो है ब्लू बॉल है, ये तीनों को एक साथ बैग में रख दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ठीक है। ये आप यदि एक बार निकालते हो तो, ठीक है। तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उस कंडीशन में यदि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो रेड बॉल के निकालने का प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल के निकालने का प्रोबेबिलिटी और येलो बॉल के निकालने का प्रोबेबिलिटी, ये दोनों को हम तीनों को हम सम करेंगे, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 1 से ज़्यादा हो गया मतलब आपका सोल्यूशन गलत है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग को कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को बनाना है। हम लोग उस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपको कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, ठीक है। ये तो डाइस का केस हुआ। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले कंसेप्ट बताना चाहूँगा, ठीक है। प्लेइंग कार्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्लेइंग कार्ड। ये क्या होता है, बस इतना ही आप ध्यान में रखो, इसी से आपका क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। प्लेइंग कार्ड क्या होता है, ठीक है। प्लेइंग कार्ड में ध्यान रखना आप कि इसमें 4 सूट्स होते हैं, लाइक ठीक है, each containing 13 cards। डिवाइडेड जो डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स होता है और प्रत्येक सूट्स में जो 13 कार्ड्स होता है, ठीक है। अभी इसमें इस सूट्स का नाम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो यदि याद नहीं रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसमें स्पेड्स होता है, ठीक है, हार्ट्स होता है, डायमंड होता है, ठीक है, और चौथा होता है क्लब्स। स्प्रेड्स जो है ब्लैक कलर का होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है। हार्ट जो है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाता, पान का पत्ता देखे होगा, ठीक है। हार्ट्स कुछ इस तरीके से होता है। डायमंड जो है कुछ इस तरीके से होगा, रोमस जैसा होता है, रोमस की तरह।
और क्लब्स जो है कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्लब्स होगा। अब ये जो है ब्लैक कलर होता है, ये रेड कलर होता है, और ये ब्लैक कलर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपको स्ट्राइक किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कलर्स क्या होता है। तो स्पेड्स जो ब्लैक कलर होता है, हर्ट्स एंड डायमंड जो रेड कलर होता है, क्लब्स जो है ब्लैक कलर होता है। ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड होता है इसमें टोटल सेट्स होते हैं, उसमें स्पेड्स ब्लैक कलर होता है, हर्ट्स एंड डायमंड जो रेड कलर होता है, और जो क्लब्स है वो ब्लैक कलर होता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर कौन कौन से हुए, ये स्पेड्स एक ब्लैक कलर हुआ और क्लब्स एक ब्लैक कलर हुआ। ये दोनों क्या हुए, ब्लैक कलर, दोनों क्या हुआ, ब्लैक कलर। ठीक है, और ये दोनों क्या हुए, ये दोनों रेड कलर। ठीक है, ये चीज दिमाग में आना चाहिए, बस आपको इस चीज को याद रखना है। आप नोट करके रखो, जब क्वेश्चन बनाओगे आप तो आपको यहाँ पे हेल्प होगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट करके रख लो। ठीक है, अभी मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, अभी इसी में जो स्पेड्स में जो है पहले ही बताया था कि 4 शीट्स में डिवाइडेड होता है, प्रत्येक में जो क्या 13 कार्ड होता है। इसमें भी 13 रहेगा, इसमें भी 13 रहेगा, इसमें भी 13 रहेगा, इसमें भी 13 रहेगा, सही में 13 कार्ड रहेंगे। प्रत्येक में 13 कार्ड रहेंगे। ठीक है, अभी 13 कार्ड में कौन कौन सा रहेगा ये आपको बता देता हूँ। एक एस होगा, ACE, याद रखना ACE। उसके बाद फिर आपको रहेगा इसमें किंग, उसके बाद आपको रहेगा क्वीन, ठीक है, उसके बाद रहेगा आपको जैक, ठीक है। उसके बाद नंबर्स रहेंगे लाइक 10, 9, 8, ठीक है, 7। मैं यहाँ पे लिखता नहीं, सीधा लिख देता हूँ 10 से लेकर के 2 तक, ठीक है। 10 से लेकर के 2 तक नंबर्स कार्ड रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ काम करके, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल एक तौर पर समझा देता हूँ, तो फिर आपको समझ में इजीली आएगा, ठीक है। कठिन तो होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ना है। एक होगा एस, ठीक है। दूसरा होगा किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। इसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आप देख सकते हो कि टोटल 13 कार्ड है, ठीक है। तो एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9। अब ये सारे जो हैं ये सभी में मिलेंगे आपको, स्पेड्स में भी मिलेंगे, हार्ट्स में भी मिलेंगे, डायमंड्स में भी मिलेंगे, कर्व्स में भी मिलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी एस होगा, किंग होगा, ठीक है, क्वीन होगा,
जैक होगा, ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कहीं मैंने एक छोड़ दिया है, 8, एस किंग, 6, 5, 4, 3 छूट गया यहाँ पे, 3, 2, ठीक है, ये टोटल इसमें इतनी कार्ड होगी, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो करेगा, सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो करेगा, सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब स्पेड्स में जो है टोटल 13 कार्ड्स होंगे, हार्ट्स में भी सेम, एस किंग क्वीन जैक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, डायमंड में भी सेम, क्लब्स में भी सेम। आई बात समझ में? तो ये जो भी कार्ड्स हैं स्पेड्स से, हार्ट से, डायमंड से, क्लब से, ये सभी में उनके अपने कलर्स के, ठीक है, अपने टाइप के ये सारे कार्ड्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था कार्ड्स के बारे में। अभी इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या है? फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड में जो आपका इंक्लूडेड रहेगा किंग्स, ठीक है, क्वीन, जैक, ठीक है, किंग्स, क्वीन एंड जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड, ठीक है। किंग्स, क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ऐसा ही डायरेक्टली पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम डायमंड, फ्रॉम क्लब्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो बट आपको पता तो होना चाहिए कि फेस कार्ड होता है क्या है। फिर फेस कार्ड जो है ये किंग्स, क्वीन एंड जैक होता है। तो मान लो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड इफ द डायमंड ऑफ द कार्ड इज सफल्ड टुगेदर। मतलब सिर्फ डायमंड में बोला जा रहा है। तो डायमंड में टोटल कितने होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। उसमें से मुझे एक फेस कार्ड निकालने का है, तो फेस कार्ड तो हमारे पास 3 ही है ना, तो 3/13 आंसर हो जाएगा, सीधा सिंपल सा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? बस हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास इवेंट्स क्या पूछा जा रहा है और जो टोटल आउटकम्स है वो क्या दिया हुआ है। अभी सेम क्वेश्चन पूछा है कि इफ ए प्लेइंग कार्ड इज सफल्ड एंड वन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। तो इन दैट केस क्या होगा कि आपको सिर्फ डायमंड नहीं बोला जा रहा, आपको सभी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। और 52 में यदि फेस कार्ड आप काउंट करोगे तो स्पेड्स में भी 3 हुआ, हार्ट्स में भी 3 हुआ, डायमंड में भी 3 हुआ, प्लस में भी 3 हुआ, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई 12/52 ये आपका है प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, बस सिर्फ वर्डिंग समझो आप कि रेड कलर पूछ दिया। तो रेड कलर तो हमारे पास कौन कौन सा है तो हम देख करके स्टार्ट करना चाहिए। रेड कलर तो 2 ही है, एक हार्ट्स एक डायमंड है। अब हार्ट्स एंड डायमंड्स में टोटल कितने हो जाएंगे? फेस कार्ड्स में जो इधर 3 है इधर 3 है, 6 आउट ऑफ कितना? 52, ठीक है। 6 आउट ऑफ 52 मतलब 6/52। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो फर्दर, दैट विल बी आंसर। आई वाज समझ? तो आपको सिर्फ वर्डिंग को पकड़ना है। जो क्वेश्चन आएगा पॉलिटिक्स में उसमें आपको वर्डिंग को पकड़ना है। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। इसके अलावा एमसीक्यू में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो कंसेप्ट आपका यदि क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर जाओगे, ठीक है। तो आपको एक कार्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसका मैं सारा क्वेश्चन आपको करा दूंगा, एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो भी एनसीईआरटी का बुक है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट आपके पास नहीं है, ठीक है, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं आप।
ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना से आप जाएंगे एग्जामिनेशन में फॉर्मूला भूल जाएंगे, ठीक है एवर्सन में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। टोटल कितना 52 कार्ड्स होता है ना, कोई भी जो प्लेइंग कार्ड होता है 52 के 13 प्रत्येक में 13 होता है, 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो कितना होगा 52 होगा, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होता है किसी भी प्लेइंग कार्ड में, ठीक है। तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड विल बी एन एस। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट बी एन एस। ठीक है, अभी एस आने का कौन कौन सा पॉसिबिलिटी, आप देखो कि अभी हमने कार्ड के बारे में को पढ़ाया, तो प्रत्येक जो है स्पेड्स हो गया, हार्ट्स हो गया, क्लब्स हो गया, डायमंड्स हो गया, प्रत्येक में एक एस कार्ड था, तो टोटल कितना 4 एस कार्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो इवेंट्स होगा आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल क्या है आपका 52 की, यहाँ पे इसकी स्पैनिंग किया जा रहा है कि कौन से डायमंड से निकालना है या कहाँ क्लब से निकालना है, इसमें टोटल 52 कार्ड से निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका 4/52 1/30 आई बात समझ में। अभी नॉट एन एस पूछ रहा है, ठीक है। नॉट एन एस का मतलब क्या हो गया, टोटल 48 हुआ ना, टोटल 52 में से, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नॉट एन एस, नॉट बी एन एस, तो एस तो टोटल 4 है, तो जो रिमेनिंग इवेंट होगा, ठीक है, नॉट एस इसका क्या हो जाएगा 52 - 48, इसका कितना 4 सॉरी 52 - 4, इसका क्या हो जाएगा 48, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 48/52, ठीक है। 4 से डिवाइड करो 12/13 आई वाज वन। अब इसी क्वेश्चन को जो दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इक्वल टू 1/13 हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एस मतलब मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एक है और एक नहीं है, ठीक है। एक है और एक नहीं है, मतलब एक जो है दैट इज मतलब एन एस इक्वल टू 1/13, नॉट एस मतलब क्या हो गया, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो पी बार यदि मुझे निकालना होगा तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं 1 - p कर सकते हैं ना, इक्वल क्या हो जाएगा 1 - p हमारा क्या आया था 1/13, इक्वल क्या हो जाएगा 12/13, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम आंसर आ रहा है, डायरेक्टली यदि हम लोग अपना कंसेप्ट यूज करके निकाल रहे हैं तब भी 12/13 आ रहा है, और यहाँ जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज करके निकाल रहे हैं तभी ये इवेंट आ रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि p + PE बार मतलब नॉट ई इसका जो हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें, 2 players Sangeeta and Reshma play tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? ठीक है। अब ये सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट है कि 2 प्लेयर्स है, मतलब टेनिस मैच ही खेल रहा है, मतलब सेम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो जिसमें से किसी एक का 0.62 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 1 - 0.62 होगा, इसका तो कितना हो जाएगा, यदि -0 कर दोगे तो 0.38 हो जाएगा, बहुत सिंपल।
आई वाज ऑन में मतलब दो प्लेयर थे, उसमें से विनिंग जो एक का प्रोबेबिलिटी 0.62 था, तो मुझे पता है कम्प्लीमेंट्री इवेंट अप्लाई करके कम्प्लीमेंट्री इवेंट जो चूँकि एक यदि जीतेगा तो दूसरा हारेगा, दूसरा जीतेगा तो पहला हारेगा, ठीक है। तो एक यदि उसका प्रोबेबिलिटी यदि मान लो 0.62 है, तो टोटल सम हमारा क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो 1 में से 0.62 घटा दो तो आपका कम्प्लीमेंट्री जो दूसरा होगा वो जीत जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकल गया 0.38। अगला क्वेश्चन है कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे एंड द सेम बर्थडे, ठीक है। तो लिखा होगा कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। तो जैसे कि मान लो कि सविता का कोई बर्थडे है, कोई दिन हमने काउंट किया, कोई वन डे हमने काउंट कर लिया, कोई वन डे नहीं है, वो वन डे कोई भी हो सकता है, ठीक है। सविता का कोई वन डे हमने बर्थडे के लिए ले लिया, ठीक है। तो हमीदा के पास कितने दिन हो जाएंगे, हमीदा के पास जो है 365 -1 = 364 डेज, किसी एक में से आ सकता है, ठीक है। हमीदा का बर्थडे किसी एक दिन में से आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा 364 डिवाइडेड बाय 365। आई बात समझ में। और सेम बर्थडे मतलब उसी सेम डे पे जो दोनों का हो रहा हो, तो इसी का कम्प्लीमेंट्री इवेंट हुआ, तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को बराबर से आप समझो। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि पहला केस क्या कर रहा है कि डिफरेंट बर्थडे का मतलब क्या है कि कोई एक डे हम काउंट कर लेंगे सविता का, तो हमीदा के पास जो है टोटल 364 डेज बचेंगे, ठीक है। तभी तो डिफरेंट डेज को होगा ना, क्योंकि या तो आप हमीदा का कोई एक डेज को फिक्स कर दो, तो बाकी जो बचा हुआ डेज है वो किसी भी दिन हो सकता है सविता का बर्थडे, दोनों को वाइस वर्सा कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप सिर्फ सविता कर लो या हमीदा कर लो, कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो एक हमारा जो है यदि कोई एक डे हमने काउंट कर लिया, तो बाकी जो बचा हुआ डेज है उसमें किसी भी एक दिन पे आ सकता है, तभी डिफरेंट बर्थडे होगा ना, तभी डिफरेंट बर्थडे आएगा, ठीक है। तो टोटल यदि हमने मान ली किसी का फिक्स कर दिया, मान लो कि हमीदा का एक दिन फिक्स कर दिया महीने में, मतलब टोटल साल में मान लो कि कोई सपोज आपने फिक्स कर लिया 20 फरवरी, ठीक है। तो 20 फरवरी तो फिक्स हो गया, उसके अलावा जो बचा हुआ है 365 में से वन डे जो बचेगा 364 डे, उसी में से किसी एक दिन जो है मतलब हमीदा का बर्थडे हो सकता है। आई बात समझ में, तभी डिफरेंट होगा ना, अदरवाइज तो डिफरेंट होगा नहीं। सेम डे करेंगे तो डिफरेंट होगा नहीं, सेम डे मतलब 20 फरवरी को दोनों का आ जाएगा, तो फिर तो सिर्फ वन ही ऑप्शन बचेगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 365। आई बात समझ में। तो क्या हुआ कि जो हमारा जो है मतलब टोटल जो है प्रोबेबिलिटी जो है एक का क्या बोल रहा है कि डिफरेंट बर्थडे निकालने के लिए क्या हो 364/365, मतलब टोटल 364 डेज हमारे पास अवेलेबल है आउट ऑफ 365 डेज। बट यदि बोल रहा है कि सेम डेज पे आना चाहिए, तो जो भी था कि डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट का कम्प्लीमेंट्री जो है सेम यही होगा ना, सेम हो जाएगा। तो 1 में से सिंपली लोग क्या घटा लेंगे 364 - 365 इसका क्या हो जाएगा 1/365। तो आपको मैनुअली मैंने बताया कि मान लो कि यदि आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं भी करो तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है, क्योंकि क्या है कि किसी एक का बर्थडे हम फिक्स कर देते हैं, तो जो बाकी बचा हुआ डेज है इन्हें ये ईयर मतलब टोटल 365 डेज यदि लीप ईयर को मतलब कंसिडर ना करें, ठीक है। तो टोटल 365 डेज है, जिसमें से एक दिन हमने फिक्स कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे 364 डेज। तो अभी किसी एक का बर्थडे जो है हम फिक्स करते हैं, दूसरे का बर्थडे जो है 364 डेज में से कोई भी दिन हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज कितने हैं 364 डेज है आउट ऑफ 365, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी क्या लिखा कि टोटल जो हमारा प्रोबेबल आउटकम है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आई बात समझ में। और यदि मान लो कि सेम कर देते, यदि हम सेम रखते हैं दोनों का बर्थडे सेम डेज पे रखते हैं, तो कोई एक ही दिन होगा ना आउट ऑफ 365। तो सिंपली क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 365 कर देंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला कम्प्लीमेंट्री का यूज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आपके एग्जामिनेशन में। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब भी आएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।